हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है नरनस्ट समीकरण, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 में क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले वो समझिए। जैसे क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोड एवं सेल विभव के लिए नरनस्ट समीकरण लिखिए और इसे समझाइए। देखिए 4 अंक की बात है। ये जो आपका चैप्टर 3 है इसमें सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बेहतर लगे तो प्लीज शेयर करिएगा। तैयार तो किसी भी दम पे करना ही करना है, इसको रटना नहीं है। एक लाइन आपको याद करना है, वो चीज जो भाई साहब सबको याद करना पड़ता है। वो कोई ऐसा नहीं है जिसने नरनस्ट ही ने दे दिया तो उसे तो हमको याद ही करना पड़ेगा। बाकी जो फैक्ट का चीज है उसे समझना जरूरी है। जैसे यहां पर मैंने थ्योरी लिख दिया, इतना ज्यादा थ्योरी है, अब समझ में नहीं आ रहा, इतना रटना पड़ेगा। देखो रटना नहीं है, इसको यदि आप समझ लेते हो तो सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए नरनस्ट ने क्या विचार किया, क्या सोचा, क्या समझा। इसके पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारी अपनी मत को प्रस्तुत किए। जैसे आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। जैसे हम एक पात्र ले लेते हैं और पात्र में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड बनाने के लिए अपन एक क्या करते हैं, धातु का छड़ लगाते हैं। धातु का छड़ हमने लगा दिया, जैसे मान लीजिए जिंक का ही हमने यहां पर रॉड लगा दिया, तो ये हमारा भाई साहब ये इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करेगा। पर कब इलेक्ट्रोड की भांति काम करेगा, जब उसी के हम लवण में इसको डुबाएंगे। यानी जिस धातु को हमने इस विलयन में डुबाया है उसी धातु का ये लवण है। यानी इसको हमने कह दिया ZnSO4 और भाई साहब ये हमारा जिंक था। अब होता क्या है, जैसे ही धातु को उसके लवण में डुबाते हैं, जैसे ही धातु को उसके लवण में डुबाते हैं तो फिर ये जो धातु है ना, ये धातु की प्रकृति है या तो इलेक्ट्रॉन दे देना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और Zn2 पॉजिटिव बनाया। अब देखो जरा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इलेक्ट्रॉन इसी पर रह गया। किस पर रह गया, ये जो आपका धातु का क्षण है और ये बन गया ऋणावेश और इसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो कौन सा पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो, Zn2 पॉजिटिव। सही बात है, ये लो भाई साहब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण एक विभव उत्पन्न हो गया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। मतलब जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है, ये आपका लवण है, उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है तो फिर होता क्या है, धातु के क्षण के चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाता है और एक प्रकार से विभव उत्पन्न होती है। इस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो जो मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको रटना नहीं है, अब आपको समझ में आ गया। सही बात है सर, जब किसी धातु के क्षण को उसी के विलयन में डुबा कर रख देते हैं तो एक निश्चित विभव का उत्पन्न होना यहां पर स्वाभाविक काम है। अब ये जो विभव उत्पन्न होता है कुछ न कुछ आधार पर निर्भर होगा, कुछ न कुछ कारक पर निर्भर होगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी किसी न किसी पर निर्भर हो, किसी टीचर पर निर्भर हो कि ये सर हमें मैथ पढ़ा देंगे तो हमारा अच्छा बेस होगा, इसलिए हमें यहाँ पे जाना है। किसी भी अच्छे खासे केमिस्ट्री के टीचर से भी आप डिपेंड होगे कि भाई यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ से हम कोचिंग कर लेंगे या यहाँ से हमें केमिस्ट्री का अच्छा खासा हमें नॉलेज मिल जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से पढ़ना है। अपने घर में आप अपने माँ पिता मतलब कहने का मतलब मम्मी पापा पर आप निर्भर हो कि हमें पैसा देंगे तो इससे हम पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी एक स्टूडेंट हो तो कुछ ना कुछ भिन्न भिन्न कारकों पर आपका जो पढ़ाई है वो निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार से जब किसी छड़ को किसी विलयन में डुबा दिया गया तो विलयन का जो विभव है कुछ ना कुछ कारक पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं भाई, जैसे इस जो हम अर्ध सेल बना दिए, हमारा अर्ध सेल बन गया जिसे एक सिंगल इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसके चारों ओर कुछ ना कुछ भाई साहब माध्यम होगा। इन जैसे हम मान के चलते हैं ये जो विलयन है इसके चारों ओर, इसमें आयन का सांद्रण कितना है इस पर निर्भर कर सकता है। ये धातु जो हमने डुबाया है उस धातु की प्रकृति क्या है इस पर भी निर्भर कर सकता है। यहाँ के चारों ओर का टेम्परेचर भी क्या है इस पर निर्भर कर सकता है। तो जो आप धातु के क्षण को विलयन में डुबा कर रखे हैं तो जिसके कारण उसके चारों ओर विभव उत्पन्न हुआ। अब ये जो विभव है अनेक कारक पर निर्भर करता है। जैसे धातु की मैंने कह दी प्रकृति ना, धातु आयनों का सांद्रण विलयन में, और यदि मैं कह दूं ताप पर। अब इसी को व्याख्या करने हेतु, इन्हीं में संबंध दर्शाने हेतु बस नरनस्ट ने एक समीकरण दे दिया, एक गणितीय व्यंजक दे दिया जिसे नरनस्ट समीकरण कहते हैं।
देखो जरा कितना सिंपल है, एक बार और बोलूंगा आपसे याद हो जाएगा। क्या कहा नरनस्ट ने? भाई जब किसी हम धातु के क्षण को उसी के विलयन में डुबाते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाता है। ये बात तो सही है, मैंने बता दिया जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो जिंक पर ऋण आवेश आ गया और जो Zn2 पॉजिटिव आयन है वो विलयन में जाकर के जिंक के चारों ओर एकत्रित हो गया, जिससे विभव उत्पन्न हो गया। ये जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जैसे हमने धातु को डुबाया तो धातु की प्रकृति, धातु विलयन में धातु आयनों का सांद्रण, ताप आदि पर निर्भर करता है। तो ये नरनस्ट समीकरण का व्याख्या हो गया थोड़ा सा। अब जैसे मैंने कहा कि भाई साहब ये Zn है, जिंक है, इस पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, यदि मैं यहीं पे कहता कि भाई साहब ये हमारा M था और M जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहां पर आपने कहा ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। और इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता था ना, इसके विपरीत इस प्रकार से हो सकता था कि यदि ये आयन के रूप में होता M2 पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो ये बना लेता M आपका सॉलिड बना लेता। तो यहां पर हो जाता रिडक्शन। क्या हो जाता? रिडक्शन हो जाता, जिसे बोलते हैं अपचयन। ठीक है, ये आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन, अपचयन हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब यहां पर इलेक्ट्रोड विभव को E यदि ऑक्सीडाइज लिखा है, OXI, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकरण, या तो ऐसा मिल गया आपको ERED, तो मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जैसे E रिडक्शन का मतलब ये हो गया कि यहां पे भाई अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। अब अपचयन की स्थिति में यदि 0 लगा दिए तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव को बता रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव ही है E, है ना। रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है। और प्यारे बच्चों यदि यहां पर ऑक्सीडेशन लिखा होता तो क्या होता? वहां पे ऑक्सीकरण होता। ये चीज हो सकता है। तो ये सिंपल है, यदि 0 लग गया तो मानक स्थिति में हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। और यदि सिंगल E हो गया या ERED हो गया तो फिर आप इसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोलोगे। अपचयन क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। तो देखो जरा भाई साहब, अब यहां से हिस्ट्री शुरू होता है कि जब किसी धातु के क्षण को उसके विलयन में डुबाकर रखा जाता है तो धातु के क्षण पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है भाई साहब। उसी इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों जैसे धातु की प्रकृति, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण, ताप आदि पर निर्भर करता है। नरनस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप के प्रभाव को दर्शाने हेतु एक गणितीय व्यंजक दे दिया जिसे नरनस्ट का समीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, रटना नहीं पड़ेगा। मैं यही कोशिश करता हूं, थोड़ा सा समय लग जाए बच्चा लोग, लेकिन यार बनना चाहिए। चलो, अब मैं यहां पर या तो ऑक्सीकरण लेकर चल सकता हूं या तो अपचयन लेकर चल सकता हूं। मान के चलते हैं कि अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है, तो यहां पर लिख सकते हैं, मान के चलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने समझाया है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जिसका विभव शून्य होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, उसी के सापेक्ष लेकर चलेंगे, क्योंकि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका विभव शून्य होता है। किसी सापेक्ष किसी इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया, किसी इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया दे दो, एक अभिक्रिया देना है, इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया होनी चाहिए। तो भाई साहब हम अपचयन यदि मानेंगे तो मान लीजिए M जो हमारा एक मेटल है वो एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म का मतलब ये आयनित है। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? N इलेक्ट्रॉन है। अब जितने इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव में है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अपचयन में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा और शुद्ध मेटल बना लेगा। मेटल यानी धातु भाई साहब। तो यहां पर जो क्रिया हो रही है, रिडक्शन, अपचयन हो रही है भाई साहब, इसके लिए है ना, अभिक्रिया के लिए क्या किया भैया नरनस्ट ने? अभिक्रिया के लिए नरनस्ट समीकरण, अभिक्रिया के लिए नरनस्ट समीकरण के अनुसार किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? इसमें से इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का मान। देखो जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहीं पे सबसे बड़ी खेल है। यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अपचयन हो रहा है मतलब
आपका जो स्थित है, जब हम यहां पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे तो या तो हम ऐसा लिख सकते हैं ई रिडक्शन। देखो जरा भाई साहब, यहां पे ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं और यहां पर आर ई डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिडक्शन हुआ, अपचयन हो गया है। इलेक्ट्रोड विभव किसके सापेक्ष? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या है? मानक है। मानक को लिखते हैं 0, आर ई डी। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर कुछ बुक में तो प्लस होता है और कुछ बुक में तो माइनस होता है, तो प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। RT/NF ये समीकरण था। इन है मतलब लॉग का फॉर्म ही है। ऊपर जो है बच्चा लोग M जो है ये पॉजिटिव है तो Mn पॉजिटिव कर दो, ऐसा कर सकते हो, सिंपल है। यहां से देख करके नीचे आपका M सॉलिड स्टेट है तो M लिख करके सॉलिड कर दो, ये आपका हो गया नरनस्ट समीकरण। इसमें बहुत कुछ खेल है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसको मैं समझाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। अब इसमें ऐसा भी मिलता है देखने को, देखो जरा इस समीकरण में ऐसा भी मिलता है। कैसा मिलता है सर? यहां पे ऐसा मिल जाएगा, E है ना, हमने कहा भाई M था, M यानी मेटल था, इसमें N पॉजिटिव से हमारा M कन्वर्ट हुआ, ये भी रिडक्शन बता रहा है। ठीक है, फिर आपका बन चुका है E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये M हमारा N पॉजिटिव से हमारा बना है, M बना है। मतलब रिडक्शन का मतलब ये चीज है। कुछ बुक में ऐसा आपको मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो जरा, यहां M है तो M, RT है तो RT, NF तो NF। भाई साहब ये इन का फॉर्म मतलब लॉग के फॉर्म में ही है। अब Mn पॉजिटिव की जगह कुछ बुक में ऐसा मिलेगा कि जो N पॉजिटिव का मतलब क्या है भैया, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, सही है कि नहीं? तो यानी इलेक्ट्रॉन कमी है मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये बन गया आपका ऑक्सीडाइज्ड आपका हो जाएगा स्पीसीज, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। और नीचे जो आपका हो जाएगा रिड्यूस्ड, REDUCED रिड्यूस्ड स्पीसीज, मतलब आपका जो है ऑक्सीकरण अवस्था CIES है। ठीक है, ऐसा ये चीज मिल गया। कंफ्यूजन हो गया ना क्रिएट, सर ये कहा बता दिए आप, एक ही सही था, हम रट लेते। अरे रटना नहीं है भाई साहब, मैंने कहा रिडक्शन है भाई साहब, ये रिडक्शन है। N पॉजिटिव में था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए रिडक्शन है, यहां भी रिडक्शन है। प्लस है तो प्लस, RT तो RT, N पॉजिटिव, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया वहां पर ऑक्सीकरण, इसलिए ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज हमने कर दिया। MS है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, इसलिए रिड्यूस्ड स्पीसीज कर दिया हमने। इतने में ही काम नहीं चलता। अब ये हमारा माइनस कब होता है ये भी चीज समझना है। देखो जरा माइनस कब होगा, जैसे हमारा E है, या तो हम यहाँ पर रिड्यूस्ड कर सकते हैं या सिंपल E बस लिख सकते हो, मानक में लिख सकते हो प्यारे बच्चों। माइनस कब होगा? RT/NF, इन रहने दो, माइनस के लिए इसका मान ऊपर कर दो और जो ऊपर वाले को नीचे कर दो। कब माइनस होता है कब प्लस होता है ये देखो जरा, ये दोनों इक्वेशन ही है नरनस्ट समीकरण, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में भाई साहब क्या दे रखा है वो आपके ऊपर है, टीचर नंबर नहीं काटेगा, आप कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना प्यारे बच्चों, इसको हम या करके ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो ठीक है ना, अब समझ में आया, इतना क्लियर है। अब मैं यदि कह दूं कि जो हमारा भाई साहब N पॉजिटिव MS है यानी सॉलिड स्टेट में, इसका मान 1 है। क्या है? 1 है, 1 रख दें, यानी ठोस धातु M का सांद्रण इकाई मान लिया जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यदि भाई साहब ठोस धातु की सक्रियता, यदि मैं कह दूं धातु की सक्रियता मतलब जो भाग ले रहा है, सक्रियता इकाई है, अर्थात जो वहां पे इलेक्ट्रोड विभव में भाग ले रहा है उसका मान 1 है। MS यानी सॉलिड स्टेट में इसका मान कितना है? 1 है। तो दो में से किसी को कर सकते हो, ध्यान रखना मैं ऊपर वाले को लेकर चलता हूं, इसको इसलिए लिख दिया ताकि आप कभी कंफ्यूज मत हो, आपको कभी परेशानी ना हो, आपको कभी प्रॉब्लम ना हो बच्चा लोग। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो यहां तक तो क्लियर होगा। अब देखो मैं कह रहा हूं कि यदि मैं ऊपर वाला तो
RED रिड्यूस्ड बराबर आपका E0 RED रिडक्शन हो रहा है, प्लस का प्लस, RT का RT अपान NF का NF, इन का इन। भाई साहब जो हमने एक लिया है तो MN पॉजिटिव करके नीचे एक रखेंगे, कोई मतलब का नहीं है, कुछ आगे बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब ये जो हमारा इन है इसको हम log 10 के फॉर्म में बदल दें। किसमें? log 10 के फॉर्म में बदल दें तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा, देखिएगा log 10 के फॉर्म में कैसे आ जाएगा, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ERED बराबर E0 RED, प्लस का प्लस रहने देना। जब भी बच्चा लोग इसको log 10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, log 10 में बदलेंगे तो यहाँ पर 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर RT बटा NF हो जाएगा। इनका हम कर देंगे log 10 बेस में, जो आपका MN पॉजिटिव था वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी, बिल्कुल आप परेशान मत होना। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? यही है भाई साहब क्या हमारा इलेक्ट्रोड विभव, यही है भाई साहब हम इलेक्ट्रोड विभव का मान नर्निस्ट समीकरण से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से बात आती है जहाँ हमारा ई रिडक्शन क्या है ना, फिर हमारा एक तो ये हो गया हमारा क्या, ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, अपचयन क्या है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, सही बात है, ठीक है। यदि आपसे कह दिया जाए कि आप बता दो E0 RED क्या है सर, E0 RED, तो ये है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। ये हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। ये कब है भाई साहब मानक इलेक्ट्रोड विभव? जबकि सांद्रण कितना हो, हमने अभी इकाई लिया था MN जो पॉजिटिव सांद्रता है, सांद्रता 1 मोलर तथा जो आपका टेम्परेचर है 298, मानक स्थिति में क्या है, सांद्रण 1 मोलर होना चाहिए, 298 केल्विन ताप पर होना चाहिए, या तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर होना चाहिए। यदि प्रेशर है तो उसका 1 ATM होना चाहिए। R का जो मान है ये क्या है बच्चा लोग, ये जो आपका मान R है ये है R गैस स्थिरांक। क्या? गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। इसका मान याद कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, ठीक है। ये R का मान हो गया। कैपिटल T क्या है? कैपिटल T क्या है भाई? ताप है। जो आपका कैपिटल T है वो है ताप। इस ताप को कितना लेकर चलोगे तो मैंने बता ही दिया, 298 केल्विन लेकर चलोगे, डिग्री सेल्सियस में तो 25 डिग्री सेल्सियस में लेकर चलोगे। F क्या है? ये आपका फैरेड है, 1 फैरेड हो गया, 1 फैरेड, और जिसका मान हो जाएगा 96,500 कूलाम। यदि आवेश की बात करेंगे तो 1 फैरेड में 96,500 कूलाम आवेश रहता है। कितना? 96,500 कूलाम। अब यहाँ पर एक सिंगल N बच रहा है, जहां पूरा चीज मैंने कर दिया। N क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संख्या या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्यागने की संख्या है, यानी धातु आयन की संयोजकता है। क्या है? धातु आयन कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा या ग्रहण किया, धातु आयन की संयोजकता। ये हो गया बच्चा लोग। अब इन सब का जो वैल्यू है यदि आप यहाँ पर रख देते हो तो कितना मान निकल कर आएगा, ये चीज हमको बताओ आप लोग। तो यहाँ पर हमारा जो E था ये रिडक्शन फॉर्मूला में था, तो यहाँ पर E0 RED हो गया बच्चा लोग। यहाँ पर प्लस का तो प्लस कर दो, फिर 2.303 है तो यहाँ पे रहने दो। R का मान कितना बच्चा लोग? 8.31 है। T का मान कितना? 298 केल्विन है। स्मॉल n की संख्या हमें पता है क्या? नहीं पता, लेकिन F का मान तो हमें पता है यार, कितना है? 96,500 है ना, इतना हमारा पता है हमको मान। और log 10 है तो 10, m जो हमारा n पॉजिटिव में है तो इसको रहने दो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन इतना लंबा चौड़ा भाई, यदि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आंसर आ जाएगा E बराबर E0। यदि हम RED लिख रहे हैं ठीक है, नहीं लिख रहे हैं तो भी ठीक है, प्लस का तो प्लस फॉर्म। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो
591 निकल कर आएगा बटा n log m जो है वो 10 में है, लिखो तो ठीक है, 10 नहीं लिखना तो मत लिखो, n पॉजिटिव। जी सर, ये हमारा कंप्लीट, यही आ गया नरनस्ट समीकरण, अंतिम में नरनस्ट इक्वेशन। इसमें से हम भाई साहब मानक इलेक्ट्रोड विभव का तो मान रहता है, m पॉजिटिव का मान रख करके n कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है रिडक्शन में, उसके आधार पर हम इलेक्ट्रोड विभव का मान भी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।